सरकार ने इन चैनलों का नाम नहीं लिया, इंडिया गठबंधन ने इनका नाम ले लिया, मगर पता तो चलता ही है कि कौन क्या कर रहा है। विपक्ष ने 10 साल के बाद यह फैसला लिया है, याद रखिएगा। इस दौरान इन चैनलों के कार्यक्रमों को लेकर तमाम आलोचनाएं दुनिया भर में छपी हैं, बहस हुई है, अदालत तक ने गंभीर टिप्पणी की है, मगर इन पर कोई असर नहीं पड़ा। नफरत फैलाने के मामले में रेडियो रवांडा का उदाहरण दिया जाता है। 1994 में 100 दिनों के भीतर 8 लाख जनजातीय तुत्सी और नरमपंथी हुतू लोगों का नरसंहार कर दिया गया था। 3 साल पहले 84 साल के फेलिशियन कबूगा को गिरफ्तार किया गया। यह आदमी उसी रेडियो RTLM का सह संस्थापक और पैसा देने वाला था, जिसने तुत्सी लोगों को बार बार तेलचट्टा कॉकरोच कहा, खुलेआम उनकी हत्या करने के लिए लोगों को उकसाया। इस रेडियो चैनल से उन लोगों के नाम की घोषणा होने लगी कि अमुक व्यक्ति की हत्या करनी है। यह भी बताया जाने लगा कि वह व्यक्ति कहां मिलेगा और भीड़ इनकी हत्या करने लग जाती है। ऐसे गाने बजाए जाने लगे जो नफरत फैलाते थे, भीड़ को उकसाते थे। ठीक इसी तरह के गाने आजकल भारत में धार्मिक यात्राओं में बजने लगे हैं। इसके अनेक वीडियो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे, वायरल होते रहते हैं। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे, और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी। इन एंकर्स को भी यह आभास होगा कि आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी, तब इनके पास क्या जवाब होगा। क्या भारत जैसे लोकतंत्र को पत्रकारिता के नाम पर रेडियो रवांडा चाहिए? यह फैसला आपको करना है। सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी एंकर का रोल यह सुनिश्चित करने में अहम है कि उनका डिबेट कार्यक्रम हेट स्पीच में ना तब्दील हो। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हम टीवी पर नफरत का प्रसारण नहीं होने दे सकते हैं। तो क्या यह पत्रकारिता पर हमला था? जस्टिस जोसेफ की टिप्पणी तो रचनात्मक और आलोचनात्मक दोनों थी। तो क्या इससे इन नफरती एंकरों को रत्ती भर का फर्क पड़ा? इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि कई टीवी प्रोग्राम में सभी प्रतिभागियों को बोलने का समान अधिकार नहीं मिलता है। जिनसे सहमति नहीं, उन्हें म्यूट कर दिया जाता है या प्रतिद्वंदी को बिना रोक टोक बोलने दिया जाता है। इसी तरह के आरोप हाल के महीनों में विपक्षी पार्टियों ने भी लगाए। राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन कार्यक्रमों से दूरी भी बनाई, फिर वापस उनके कार्यक्रमों में जाने भी लगे, लेकिन इनके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। आप नहीं कह सकते कि विपक्ष ने एक झटके में यह फैसला लिया है। किसान आंदोलन शुरू हुआ तो गोदी मीडिया किसानों को आतंकवादी कहने लगा। किसानों ने गोदी मीडिया का बहिष्कार कर दिया, बकायदा बोर्ड टांग दिया कि गोदी मीडिया वापस जाओ। क्या वो पत्रकारिता पर हमला था या पत्रकारिता की आड़ में पत्रकार लोकतंत्र पर हमला कर रहे थे? ये अगर पत्रकारिता कर रहे होते तो किसान आंदोलन के बीच किसानों को अपना काम छोड़कर अपना अखबार, अपना ट्विटर हैंडल नहीं बनाना पड़ता। सच्चाई यह है कि हर तरह के रचनात्मक और आलोचनात्मक टिप्पणी के बाद भी ये चैनल एंटी मुस्लिम एजेंडे से बाहर नहीं आए और ना आने वाले हैं।
जनवरी 2024 से ये और खूंखार हो जाएंगे। सबको नजर आ रहा है कि गोदी मीडिया नफरत फैला रहा है। लोग चैनलों से बोल रहे हैं कि रोकिए, इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। कोर्ट से कह रहे हैं कि रुकवाइए, कोर्ट सरकार से कह रही है कि इनका कुछ कीजिए। जब किसी ने कुछ नहीं किया और ना हो सका तो विपक्ष ने केवल इतना कहा कि हम भरे मन से फैसला कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हमें इन एंकरों से नफरत नहीं है, मगर अपने देश से ज्यादा प्यार है, तो इसे पत्रकारिता पर हमला बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन टीवी के कार्यक्रम यूपीएससी जिहाद को लेकर कई याचिकाएं दायर हैं। इनमें मांग की गई है कि नफरती भाषणों को रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश तैयार हो। आज तक न्यूज चैनल इसे नहीं रोक पाए। जस्टिस जोसेफ, जस्टिस नागरत्ना की बेंच पिछले कुछ समय से ऐसी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद कैंपेन, तबलीगी जमात के समय कोरोना जिहाद कैंपेन और धर्म संसद के दौरान मुसलमानों के खिलाफ दिए गए नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि बढ़ती हुई नफरत या टीवी पर जो पूर्वाग्रह फैलाए जाते हैं उसके खिलाफ संदेश देने के लिए क्या किसी एंकर को ऑफ एयर करने का फैसला लिया गया है, यानी क्या किसी एंकर को हटाया गया है। खुद कोर्ट ने पूछा है कि नफरत और पूर्वाग्रह फैलाने वाले किसी एंकर को ऑफ एयर किया गया है या नहीं। अगर ऐसा किया जाता तो क्या वह पत्रकारिता पर हमला होता। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इस बहस में कूद गए हैं, जबकि उनका काम यह बताना है कि उनके मंत्रालय ने सांप्रदायिक होती इन बहसों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए। खुद अनुराग ठाकुर पर हेट स्पीच के एक मामले में एफआईआर दर्ज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है। 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस को बताना है कि मंत्री के खिलाफ एफआईआर होगी या नहीं। अप्रैल से अक्टूबर आ जाएगा सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढने में कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ नफरती भाषण के मामले में एफआईआर होगी या नहीं। उनका यह भाषण 27 जनवरी 2020 का है। एक मंत्री जब कथित रूप से गोली मारने का नारा लगवाएं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक भाषण के मामले में फैसले और सुनवाई का यह हाल है तो फिर नफरती भाषणों और एंकरों से लड़ने का क्या रास्ता बचता है। बीजेपी, जिसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बेहद खराब है, वह भी पत्रकारिता पर हमला के नाम पर इस बहस में कूद गई है। आप सब पत्रकार बैठे हैं यहां पर और आपके माध्यम से और टीवी के कैमरे के माध्यम से मैं करोड़ों पत्रकारों से आज सवाल पूछता हूं, क्या ये जो 14 नाम लिखे गए हैं ये बॉयकॉट के नाम है या ये टारगेट लिस्ट है? क्या इनको केवल बॉयकॉट किया गया है या इनको टारगेट करने के लिए इनके नाम जारी किए गए हैं? मैं ये सवाल पूछता हूं। ये हिट लिस्ट है। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो डिबेट नहीं करते, आप उनमें गेस्ट भेजेंगे ही कैसे? तो उनके नाम क्यों रखे गए हैं? टारगेट करने के लिए। एफआईआर डालेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको मसल के रख देंगे। और आप बताइए, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। अब मैं कांग्रेस के लिए या उनके पार्टी के लिए कहूंगा नहीं कि लाखों कार्यकर्ता है, हजारों तो हैं, कुछ 100 तो हैं ही। आपके कार्यकर्ता कल अगर इस हिट लिस्ट में जिनके नाम दिए गए हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करें, उन पर हमला कर दे, क्योंकि आपने लिस्ट जारी की है बकायदा कि ये नफरती पत्रकार हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये नफरत का दुकान चलाते हैं। अगर कुछ लोग इनके ऊपर दुर्व्यवहार कर दे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मैं इसको बॉयकॉट का लिस्ट कदाचित नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा दिस वाज अ हिट जॉब डन बाय अ हिट लिस्ट रिलीज्ड बाय द कांग्रेस पार्टी एंड द इंडिया अलायंस। ये एक हिट जॉब है और मुझे लगता है इसे सारे पत्रकार फ्रेटर्निटी को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ट्विटर पर लोग अनेक उदाहरण दे रहे हैं। जब बीजेपी के राज्यों में पत्रकारों पर केस किया गया, हमला हुआ, नौकरी से निकलवाया गया, उनके कार्यक्रमों का बहिष्कार हुआ। बहिष्कारों का खेल किसने शुरू किया सभी जानते हैं। मोदी सरकार के आने के बाद अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजित अंजुम, अंग सुकांता चक्रवर्ती से लेकर न जाने कितने पत्रकारों को नौकरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इनमें कई बेहतरीन महिला पत्रकार भी हैं। अखबारों से भी पत्रकारों को निकाल दिया गया जो पत्रकारिता करना चाहते थे, कर रहे थे। क्या तब पत्रकारिता पर हमला नहीं हुआ?